साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए डीएलएड एवं बीएसटीसी प्रथम वर्ष के छात्राध्यापकों के लिए 10वें प्रश्न पत्र जो आपके हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का। इसमें आपके पूर्णांक है 20 और समय भी है 3 घंटे। साथियों ये प्रश्न पत्र है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप तुक्के नहीं मार सकते। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आ गया तो इसमें आप बहुत कम तुक्का मार सकते हो। बाकी के जो प्रश्न पत्र थे जिसमें आप थोड़ा बहुत तुक्का चला सकते थे, इसमें तो आपको सटीक आंसर लिखना पड़ेगा। इसके लिए एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे बुक से पढ़ें या वीडियो से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, एक एक क्वेश्चन और एक एक शब्द ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट कर लें। आपके पास समय है और आपके 2 को जो एग्ज़ाम है उसमें 2 एग्ज़ाम है, ताकि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि 3-4 दिन का आपके पास समय भी है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करें। वीडियो को 2 बार देख लें, बुक है आपके पास तो बुक को 2 बार पढ़ लें। साथियों शुरू करते हैं। विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंदर 4 इकाइयाँ हैं कुल, उसमें से हम 2 पढ़ेंगे आज और 2 पढ़ेंगे कल, क्योंकि एक साथ पढ़ने से वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है तो आपको देखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए मेरे को भी बनाने में कठिनाई हो सकती है, आपको देखने में कठिनाई हो सकती है और कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर वो कुछ काम करेंगे। इसलिए 2 इकाइयों का आज वीडियो बन रहा है। ध्यानपूर्वक पढ़ें मेरे साथ साथ और देखते रहें। साथियों पहली इकाई का पहला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विभिन्न तकनीकों एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बालक समय का सर्जन अपनी रुचि, समय, सुविधा और क्षमता के अनुसार कर सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बालक है जो अपनी रुचि और अपना समय, अपनी सुविधा, क्षमता के अनुसार उसका सर्जन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में सूचनाओं को त्रुटि रहित एवं तीव्रतम गति से भेजने हेतु किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूचनाओं को त्रुटि रहित तरीके एवं तीव्रतम गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए विभिन्न साधनों यथा स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कोई भी सूचना भेजने के लिए हम मोबाइल फ़ोन से भी भेज सकते हैं। टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट की सहायता से कहीं पर भी, देश विदेश, राज्य, कितनी भी दूरी हो, हम इसके माध्यम से भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद में छात्र उद्दीपन को अनुक्रिया से जोड़ता है, जिससे एक नया व्यवहार उत्पन्न होता है। प्रारंभ में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है, जो उद्दीपन देखकर ही अनुक्रिया करता है। वह प्रारंभ में कोरी स्लेट की भांति होता है। उसका व्यवहार पुनर्बलन व अनुशासन से ही प्रभावित होता है। छोटा बालक होता है, वो एक कोरी स्लेट यानी खाली पाटी या खाली पेज की तरह होता है, जिसमें कुछ लिखना पड़ता है। उसी प्रकार एक बालक को व्यवहार के अनुरूप पुनर्बलन एवं अनुशासन से प्रभावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानवाद से क्या तात्पर्य है? इसके अनुसार सभी अधिगम व्यवहारों को परिवर्तन या परिवर्तित करने से ही नहीं होते, बल्कि छात्र भी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी होते हैं। छात्र का मस्तिष्क कंप्यूटर प्रोसेस की तरह कार्य करता है। अधिगमकर्ता को अधिगम तब होता है जब शिक्षक सूचनाओं को विद्यार्थी के साथ संगठित रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में छात्र एवं शिक्षक के समन्वय से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षक और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है। किस प्रकार का अधिगम है, किस प्रकार की सूचनाओं के साथ उनको संगठित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिगमकर्ता को अधिगम तब होता है। साथियों शिक्षक जो बालक है उसका मस्तिष्क है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की तरह कार्य करता है, लेकिन उसको संचालन करने के लिए
क्या क्या अधिगम की जरूरत होती है, इस सब का अर्थ संज्ञानवाद से तात्पर्य है। साथियों, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की एक पाठ्यपुस्तक का भी वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड किया गया है, वो भी आप देख लें। अगला क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार नियोजित व संगठित करता है? तो प्रणाली उपागम शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार नियोजित व संगठित करता है जिससे कि शक्ति व साधनों के अपव्यय को रोकते हुए सीमित साधनों की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक संप्राप्ति हो सके। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तकनीकी किस रूप में उपयोगी एवं आवश्यक हैं? तो विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तकनीकी निम्नलिखित रूपों में आवश्यक व उपयोगी हैं। पहला है आनंददायक स्थायी अधिगम के लिए, तनाव मुक्त अधिगम के लिए, स्वाध्याय में सहायक, विशिष्ट योग्य विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, दूरस्थ एवं पत्राचार शिक्षण में और व्यक्तित्व के विकास में। अगला है वर्ड प्रेडिक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर आधारित तकनीकी है जो विद्यार्थियों को भाषा समझने में मदद करती है। ये क्वेश्चन आ जाए वर्ड प्रेडिक्शन क्या है, तो इसमें आपको लिखना है ये एक कंप्यूटर आधारित तकनीकी है, इतना याद कर लेना। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो और पूरे क्वेश्चन एक साथ पूरे वीडियो के अंदर देख लें और फिर इस वीडियो को रिपीट कर लें। ई लर्निंग में सीखने की प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए प्रयुक्त टूल्स का उल्लेख कीजिए। ई लर्निंग में वेब संसाधन, ब्लॉग्स, वर्चुअल क्लासरूम, MP3, MP4 प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, पर्सनल डिजिटल सहायक और वेब 2 जैसे टूल्स का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को लचीला बनाने के लिए किया जाता है। अगला है ई लर्निंग के 5 मुख्य अवयव बताइए, या अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है ई लर्निंग कार्यक्रम का मूल्यांकन किन बिंदुओं पर आधारित होता है? तो ई लर्निंग में श्रोता के स्तर को ध्यान में रखना, विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना, पेज डिजाइन पर ध्यान देना, सीखने वाले को व्यस्त रखे वो आकर्षक हो, विषय वस्तु उपयोगी हो। ये ई लर्निंग के 5 प्रमुख अवयव हैं। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में बताइए। शिक्षा में विभिन्न तकनीकी उपकरणों के प्रयोग को दृश्य श्रव्य सामग्री के नाम से जाना जाता है, परंतु अब नए संप्रत्ययों के साथ नवीन विधा एवं तकनीकों का विकास हुआ है। अब शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा में तकनीकी व शिक्षा की तकनीकी के रूप में देखा जाता है। अगला है हार्डवेयर तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों का उपयोग करना शिक्षा में तकनीकी है, यह हार्डवेयर तकनीकी कहलाता है। हार्डवेयर तकनीकी का अर्थ है निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों का उपयोग। अगला है हार्डवेयर तकनीकी के प्रकार बताइए। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं, सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वेदर्शी सामग्री। सर्वे यानी सुनना, दृश्य यानी देखना और सर्वेदर्शी यानी देखना और सुनना, ये तीनों सामग्री। अगला है तकनीकी के आधार पर सर्वेदर्शी सामग्री कितने प्रकार की होती है? तकनीकी के आधार पर सर्वेदर्शी सामग्री 3 प्रकार की होती हैं, अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत शामिल विभिन्न उपकरणों के नाम बताइए। तो शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत शामिल विभिन्न उपकरणों के नाम हैं जो हैं रेडियो, दूरदर्शन, डिस्प्ले, बोर्ड, प्रोजेक्टर, सामग्री, ओवरहेड प्रोजेक्टर और विजुअलाइजर, मोबाइल, कैमरा, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर इत्यादि। ये सब शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत शामिल उपकरण हैं।
शिक्षा की तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डीएलएड 18 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है। तो शिक्षा की तकनीकी के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु विभिन्न विधियों के नाम लिखिए, ये अथवा में है। तो शिक्षा की तकनीकी अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक नाम के संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग से हैं, जिसमें व्यक्ति को ज्ञान आहरण प्रक्रिया तथा प्रयोग के दौरान गुजरना पड़ता है। इसमें प्रमुख स्थान शिक्षक का ही है, परंतु तकनीकी कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। इसमें तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य बनाता है तथा उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त 4 प्रकार की अंतःक्रियाओं के नाम लिखिए। तो पहली है TLI, LLI और TMI और LMI। टीचर लर्नर इंटरेक्शन, लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, टीचर मटेरियल इंटरेक्शन और लर्नर मटेरियल इंटरेक्शन। तो TLT यानी अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया, विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया और अध्यापक सामग्री अंतःक्रिया और विद्यार्थी सामग्री अंतःक्रिया, ये आपको अंतःक्रियाएं याद करनी है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त 4 अंतःक्रियाएं होती हैं। अगला है सर्व शिक्षा अभियान की प्रायोजना कल्प क्या है। तो ग्रामीण सेक्टर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए एक योजना प्रारंभ की गई सर्व शिक्षा अभियान की, वो है कल्प। इसका उद्देश्य अधिगम को सरल व रुचिकर बनाना तथा ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शिक्षण में समानता लाना है। इसमें कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक विद्यार्थी शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रण डिस्प्ले तथा अनुक्रिया एवं आउटपुट डिवाइस के मध्य शैक्षिक निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु की गई अंतःक्रिया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में कंप्यूटर का क्या सहयोग है। तो कंप्यूटर निर्देशन एवं परामर्श में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कंप्यूटर के द्वारा विद्यार्थियों के निदानात्मक शिक्षण के पश्चात ज्ञात कमजोरियों के अनुरूप उपचारात्मक अनुदेशन दिए जाते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या है। तो वर्चुअल कक्षा कक्ष एक ऐसा कक्षा कक्ष है जिसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं। वर्चुअल कक्षा कक्ष के अंदर ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये एक संवाद स्थापित करना, ये एक वर्चुअल कक्षा कहलाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE क्या है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वो प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है रूब्रिक्स क्या होते हैं तथा किस प्रकार उपयोगी हैं। तो रूब्रिक्स विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के रेटिंग स्केल्स होते हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ साथ प्रदत्त कार्य या अधिगम उपलब्धि का मूल्यांकन भी किया जाता है। अगला है क्वेश्चन केस स्टडी द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि के द्वारा परियोजना निर्माण परिकल्पना एवं उसके निष्कर्षों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। किसी परियोजना या केस का परीक्षण करने के लिए एक जांच प्रश्नावली बनाकर परिकल्पना के विषय को परखा जाता है। कौन सी विधि प्रक्रिया व जानकारी संग्रह करने का तरीका आदि सब पूर्व निर्धारित किए जाते हैं। प्राप्त डाटा का विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किया जाता है तथा उसका संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। इसके आधार पर परियोजना या केस से संबंधित निष्कर्ष का पता चलता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संकल्पना मानचित्र क्या है। संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप एक रेखा चित्र है
जिसमें प्रत्येक बिंदु संकल्पना लेबल से जुड़े होते हैं। वे एक निर्देश रेखा द्वारा एक दूसरे से संबंध रखते हैं। संकल्पना बिंदु वंशक्रम में साधारण से विशेष की ओर व्यवस्थित रहते हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें वीडियो को। स्वनिर्देशित सॉफ्टवेयर क्या है? स्वनिर्देशित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं अपने अधिगम का मूल्यांकन कर सकता है तथा विषय वस्तु के प्रति अपनी समझ के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन से अधिगम सिद्धांत उपागम को अधिकाधिक स्थान दिया जा रहा है एवं क्यों? और अथवा में क्वेश्चन है, रचनावाद किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें और भी बन सकता है, रचनावाद से क्या अभिप्राय है? तो साथियों, रचनावाद के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ लें। शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी तथा रचनावादी उपागमों को प्रयोग में लिया गया है और वर्तमान समय में अधिकाधिक स्थान रचनावादी उपागमों को दिया जाने लगा है, क्योंकि रचनात्मक प्रक्रिया से ही ज़्यादा कुछ सिखाया जा सकता है और अच्छे से पढ़ाया, सिखाया, लिखाया जा सकता है। रचनावाद सिद्धांत में अधिगमकर्ता स्वयं ज्ञान का सर्जन करता है तथा स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों एवं अंतक्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगमकर्ता एक सक्रिय सहभागी के रूप में तथा शिक्षक एक सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। रचनावाद का उपयोग तब होगा जब अधिगमकर्ता का नियंत्रण अधिगम परिस्थिति पर होता है, जैसे परियोजना विधि या समस्या समाधान के द्वारा सीखना, क्योंकि अधिगमकर्ता जब इस प्रकार की गतिविधि में व्यस्त होते हैं तो वे समस्या के महत्व को समझने में सक्षम होते हैं तथा साथ ही ज्ञान की संरचना अपने अनुभवों के आधार पर करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई लर्निंग के उपयोग का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए या ई लर्निंग के उपयोग बताइए। तो सभी के लिए शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान हेतु सुविधाजनक अवसर व साधन उपलब्ध कराना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का परिचय देते हुए इसके लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए। तो व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होती है। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, व्याख्यान विधि हमेशा शिक्षक केंद्रित ही होती है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है। कक्षा में पूरा नियंत्रण शिक्षक का होता है। शिक्षक बिना किसी सर्वदर्शी सामग्री, सहायक सामग्री के इस्तेमाल से शिक्षण कार्य संपन्न करता है। इस प्रकार का शिक्षण बहुत नीरस, उबाऊ और एक तरफा होता है, जिसमें विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। व्याख्यान विधि के लाभ, इसमें पाठ्यवस्तु कम समय में अधिक मात्रा में प्रस्तुत की जा सकती है। यदि शिक्षक विधिवत ढंग से उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके द्वारा शिक्षण कराता है तब यह विधि बहुत प्रभावशाली होती है। इस विधि में शिक्षक स्वतंत्र होकर अपने तरीके से शिक्षण कार्य करता है, इसलिए यह विधि बहुत सुविधाजनक और आसान होती है। व्याख्यान विधि से हानि, इसमें विद्यार्थी की सहभागिता बिल्कुल नहीं होती है। विद्यार्थी सृजनात्मक नहीं हो पाता है तथा शिक्षक के नियंत्रण में रहता है। अब है ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करते हुए इसके अनुप्रयोग बताइए। तो इस शिक्षण विधि में शिक्षण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला है, शिक्षक को ज्ञान का भंडार होना आवश्यक है ताकि वह विद्यार्थियों को संदर्भ इत्यादि उपलब्ध करा सके। शिक्षक एक निर्देशक कार्य में सहयोगी एवं विद्यार्थी का मित्र होता है। विद्यार्थी के गलत करने पर भी वो गुस्सा नहीं होता है। शिक्षक को कक्षा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र वातावरण विकसित करना होता है तथा विद्यार्थी की उम्र, क्षमता और रुचि के आधार पर समस्या का चयन करना होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परियोजना विधि के लाभ, हानि, सीमाओं का उल्लेख कीजिए। परियोजना विधि के लाभ,
तो विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में ये रुचि उत्पन्न करता है। इस विधि के द्वारा अवबोध व सृजनात्मकता का विकास होता है। इस विधि से आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व तथा संवेदनात्मक स्थायित्व विकसित होता है। यह विधि जिज्ञासा और वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में रुचि और प्रशंसा करने जैसे गुणों का विकास भी करती है। यह विधि स्थूल और सूक्ष्म वैज्ञानिक कौशलों से भी विकास करती है। खाली समय का सदुपयोग करने में भी यह विधि उपयोगी है। और इसकी सीमाएं, परियोजना विधि की सीमाएं, यह विधि शिक्षक के लिए बहुत कठिन होती है, क्योंकि इसमें शिक्षक को बहुत अधिक परिस्थितियों का निर्माण तथा योजनाएं बनानी पड़ती हैं और इसको क्रियान्वित करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। इस विधि में प्रदर्शन विधि से भी अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस विधि के द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है, अतः पाठ्यचर्चा को समय पूरा करने में कठिन होता है। जब व्यक्तिगत रूप से विषय पर परियोजना का कार्य करते हैं, तब आपस में समन्वय करना कठिन होता है। निगमन विधि क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो निगमन विधि, यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। अगर आपने निगमन विधि पढ़ ली तो आपको आगमन विधि समझ में आ गई, और अगर आपने आगमन विधि को पढ़ लिया तो निगमन विधि आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन आगमन विधि के बारे में आ गया तो आपको निगमन विधि आराम से आप समझ जाएंगे। इसमें विपरीत का अंतर है। इसमें विद्यार्थी सामान्यकरण से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्रों से उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण, शिक्षक औसत ज्ञान करने के लिए कई समस्याओं को लेकर श्यामपट्ट पर हल करता है। इसमें विद्यार्थी समझता है कि समस्या में औसत निकालने का सूत्र कैसे उपयोग में लिया गया है, और विद्यार्थी को कुछ और सवाल इससे संबंधित हल करने के लिए दिए जाते हैं। विद्यार्थी उन सवालों को हल करते हुए औसत निकालने का सूत्र को याद कर लेता है। निगमन विधि के लाभ, यह विधि छोटी और समय की बचत करने वाली है। इस विधि से स्मरण शक्ति विकसित होती है। इस विधि को आगमन विधि से जोड़कर संपूर्ण किया जा सकता है। इस विधि से समस्या समाधान करने की गति बढ़ती है। निगमन विधि के दोष, इसका प्रमुख दोष यह है कि यह विधि नए शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए कठिन होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकल्पना मानचित्र क्या है, स्पष्ट करें। डीएलएड 19 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अथवा में संकल्पना मानचित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कंसेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप। संकल्पना मानचित्र एक रेखा चित्र है जिसमें प्रत्येक बिंदु संकल्पना लेबल से जुड़े होते हैं। वे एक निर्देश रेखा द्वारा एक दूसरे से संबंध रखते हैं। संकल्पना बिंदु वंशाक्रम में साधारण से विशेष की ओर व्यवस्थित रहते हैं। एक संकल्पना मानचित्र को ऊपर से नीचे तक पढ़ने पर शिक्षक यह जान सकता है कि विद्यार्थी किसी विषय वस्तु के संदर्भ में कितनी व किस प्रकार की समझ रखता है। विद्यार्थियों की उस विषय वस्तु एवं इकाई के बारे में भ्रम व भ्रांतियों की सूक्ष्म अवधारणाओं का परीक्षण कर सकता है तथा विद्यार्थियों द्वारा दर्शाए गए विषय वस्तु एवं अवधारणाओं में परस्पर सहसंबंध की रचनात्मक जटिलताओं का आकलन कर सकेगा। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT के उपयोग के बारे में 2 लाभ लिखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग एवं लाभ निम्नलिखित हैं। विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं आकलन कर सकते हैं। परीक्षा का तनाव कम किया जा सकता है इस विधि से, और शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए समय एवं कागजी कार्य की बचत होती है। शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही कंप्यूटर आधारित निदानात्मक परीक्षण के द्वारा विषयों के कमजोर सेक्टरों का पता लगा सकते हैं तथा उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सकता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं विषय के प्रति अभिरुचि को बढ़ावा जा सकता है। अब है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। तो इसमें है
कठोर शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा में तकनीकी, और कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। ये 3 उपागम आपको याद करने हैं। और एक ये सारणी दी गई है, इसमें प्रणाली शैक्षिक तकनीकी, इसमें है कठोर शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम और कोमल शिल्प उपागम। और कठोर शिल्प उपागम के अंदर श्यामपट्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, पेपर, डीवीडी, ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो रिकॉर्डर, रेडियो, पुस्तकें, एलसीडी, प्रोजेक्टर, टीवी, MP3 इत्यादि हैं। और प्रणाली उपागम के अंदर प्रक्रिया, विधियाँ एवं प्रविधियाँ ये सब सामग्री आती है। और कोमल शिल्प उपागम के अंदर श्यामपट्ट कार्य, ट्रांसपेरेंसी कार्य, सॉफ्टवेयर, स्लाइड, वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, लिखित कार्य, विषय वस्तु, विधियाँ, प्रविधियाँ, प्रयुक्तियाँ, सहायक सामग्री इत्यादि। और प्रणाली उपागम के अंदर हैं अंत प्रविष्ट, विद्यार्थी, शिक्षक, भवन, फर्नीचर और निर्गम, उपलब्धि, परिणाम, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति। ये आपको सारणी का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर इसको याद करना है, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं होगी। और इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार के बारे में उल्लेख कीजिए, तो फिर आप इस सारणी के बिना आप नहीं कर सकते। ये आपको एक एक बिंदु पॉइंट और याद करना पड़ेगा। अगला है शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में तकनीकी एवं शिक्षा तकनीकी से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, पहले 15 में पूछा गया, फिर 19 में रिपीट हुआ, और अब इसकी और संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। तो हमको सीधे क्या करना है, शिक्षा तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी के बारे में अंतर ही स्पष्ट करना है। तो इसमें हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। पहला है मानवीय शिक्षा तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में और की का अंतर स्पष्ट करना है। तो शिक्षा में तकनीकी है जो मानवीय क्षमता के विकास हेतु शिक्षा में तकनीकी यद्यपि हार्डवेयर तथा इंटरनेट से संबंधित हैं, परंतु इसका सेक्टर सीमित है। शिक्षा में तकनीकी शिक्षक तथा छात्र दोनों को आसान व द्रुत गति से शिक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षक द्वारा निर्देशित सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी बिना शिक्षक के स्वयं से सीख जा सकता है। इसकी उत्पत्ति शिक्षा में भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग शिक्षा के उपयोग से हुई है। और शिक्षा की तकनीकी, इसमें शिक्षा की तकनीकी अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान के संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग से हैं, जिसमें व्यक्ति को ज्ञान आहरण प्रक्रिया तथा प्रयोग के दौरान गुजरना पड़ता है। और शिक्षा की तकनीकी के अंदर इसमें प्रमुख स्थान शिक्षक का ही है, परंतु तकनीकी कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। इसमें तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य बनाता है तथा उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। और शिक्षा की तकनीकी के अंदर तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है इसकी उत्पत्ति व्यवहारिक विज्ञान की समस्याओं तथा अभिप्रेरणाओं के उपयोग से हुई है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है? संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों, संप्रतियों, भावनाओं व सूचना का संप्रेषण, प्रेषण, निर्देशन तथा परस्पर विनिमय होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संप्रेषण के तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के प्रमुख तत्व हैं स्रोत संप्रेषण, संदेशवाहक और संप्रेषण प्राप्तकर्ता। तो स्रोत एवं संप्रेषण ये संप्रेषण प्रदान करने वाला है और संदेशवाहक हैं जो माध्यम है इनका, और संप्रेषण प्राप्त करता यानी प्राप्त करने वाला, ये इसके तत्व हैं, ये याद कर लेना। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो संप्रेषण को प्रमुख 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। ये 19 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशाब्दिक संप्रेषण में किन किन संकेतों उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, सूची बनाइए। तो अशाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का उपयोग न करके संदेशवाणी जैसे संकेत, चक्षु, मुख मुद्राओं,
स्पर्श संकेतों आदि के द्वारा किया जा सकता है। अगला है, लिखित संप्रेषण के 2 लाभ गुण बताइए। तो लिखित संप्रेषण में प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। पक्षधरों के मध्य दूरी होने पर भी लिखित संप्रेषण भ्रम नहीं फैलाता है। लिखित संप्रेषण भविष्य के लिए एक प्रमाण का कार्य करता है। अगला है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या है? यह एक वृत्त आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह कंप्यूटर के डेस्कटॉप को इस बोर्ड की सतह पर प्रक्षेपित करता है, जहाँ उपयोगकर्ता एक पेन या अंगुली या अन्य साधन द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रण करता है। यह बोर्ड किसी दीवार पर या किसी स्टैंड के सहारे स्थापित किया जा सकता है। अगला है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालय में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। सहायक तकनीकी से क्या अभिप्राय है? यह तकनीकी निर्योग्यता वाले बच्चों की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु काम में ली जाती हैं। यह अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में अभिवृद्धि करने के काम में ली जाती है। अनुदेशन तकनीकी क्या है? यह तकनीकी अनुदेशक शिक्षक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाकर उसे विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए योजना बनाने में मदद करती है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अनुदेशन तकनीकी उपकरणों व सामग्री के प्रयोग द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का मार्ग या विधि है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी निर्योग्यताओं के निराकरण में उपयोगी किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, FM पोर्टेबल वर्ड प्रोसेसर, स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम आदि। अगला है, श्रवण सामग्री निर्योग्यताओं के निराकरण हेतु प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसमें तो आप स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल पेन है, कैप्शन माइक्रोफोन है, आई कंप्यूटर इंफ्रारेड है, हीयरिंग एड है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है, अभिकर्मित अनुदेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक नया आयाम है। विद्यालयों को व्यक्तिगत अनुदेशन या अधिगम प्रदान करने का यह सुव्यवस्थित, सुनियोजित तथा सुनियमित स्व अनुदेशन तकनीकी है। इसमें विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों को छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित किया जाता है। ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट सारणी है, ये आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें तो ये आपके 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें आपको पहला है पाठ योजना का निर्माण आता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र के अंदर। दूसरा है शिक्षण है। तीसरा है पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण। चौथा है पुनः पाठ योजना का निर्माण और पुनः शिक्षण और पुनः पृष्ठपोषण। आपको इस एक एक बिंदु पर 2-2 लाइन लिखनी है। तो आप एक बार इस चक्कर को पढ़ लें, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें समय की बचत होती है, शिक्षण की जटिलता कम होती है, शिक्षक शिक्षा में एक प्रयोग है, एक समय में ही कौशल का अभ्यास होता है। यह एक विद्यार्थी को शिक्षण कौशल की प्रशिक्षण तकनीकी है। पाठ योजना की समयावधि 5 से 10 मिनट है। एक ही संप्रत्य की विषय वस्तु को सीमित करता है, तत्काल प्रतिपुष्टि संभव है। लास्ट क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन व अभिकर्मित अधिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभिकर्मित अनुदेशन और अभिकर्मित अधिगम, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो अभिकर्मित अनुदेशन है जो शब्द की गतिविधि से संबंध रखता है। इसमें शिक्षक अभिकर्मित सामग्री तैयार करने में जो कार्य करते हैं उससे संबंधित निर्देश होता है। अभिकर्मित अनुदेशन से निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांत होते हैं। और अभिकर्मित अधिगम में
शब्द विद्यार्थी की गतिविधि से संबंध रखता है। तो इसमें विद्यार्थी शिक्षक मशीन या अभिकर्मित सामग्री का उपयोग करते हैं। अभिकर्मित अधिगम के निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांत होते हैं जो हमने लिखे नहीं हैं, तो बाकी ये आपको इतने इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपको 2-2 कर दिए तो भी आपके नंबर आराम से आ जाएंगे। साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आपके वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो आपने देखा, इसको विस्तारपूर्वक समझा, इसके लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। कैसा लगा वीडियो इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना। और ये आपके अंतिम परीक्षा का प्रश्न पत्र था जिसमें मैंने आपको 2 इकाइयाँ करवा दी हैं। इस वीडियो के अंदर 2 हैं जो कल आप क्लियर कर देना।